नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तो सेट नंबर दूसरा का लास्ट चौथा पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, लास्ट वाला वीडियो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 3, जिसके अंतर्गत स्टार्टिंग के 25 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जिसमें हम भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, इस तरीके से आपका सीरियल 5-5 नंबर के आपके पोर्शन आते हैं, इसी टाइप से जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है। आपको क्या करना है, सुमेलित करना है और नीचे बताना है कि जो कोड दे रखे हैं उसमें कौन सा जो है वो सही होगा। एक तरफ काल दे रखा है, समय, एक तरफ उससे संबंधित घटनाएं जो है वो दे रखी हैं। तो 1527 में क्या हुआ था, आपको मैंने काफी बार ट्रिक बताई है। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। तो बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए उनका क्रम है। तो पानी से पानीपत का युद्ध, और खाना खाकर यानी कि खानवा का युद्ध। और सीरियल भी 1526-27 चलता है। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ये तो आपका तीसरे से मैच कर जाएगा। ए का थर्ड में देखिए, केवल डी वाले ऑप्शन में है, बाकी अन्य ऑप्शन नहीं देखने की आवश्यकता है, यही आपका सही हो जाएगा। पर एक एक करके हम देख लेते हैं। 1556 ईस्वी में आपका अकबर जो है उसका राज्यारोहण हुआ था, ये इसमें हो जाएगा। कहां हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तो कलानौर में हुआ था। कहां हुआ था, कलानौर में हुआ था। वीडियो को शेयर और लोगों के साथ भी करते रहिएगा, और लोग भी जुड़ते रहें और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस आप जो है वो करते रहें। तो अगली बात करते हैं 1579 ईस्वी में। तो अकबर जो है उन्होंने महजर की घोषणा की थी, और दूसरे वाले से मैच आपका ये जो है हो जाएगा। किसने घोषणा की थी, अकबर ने की थी, जिसका खाका शेख मुबारक ने जो है वो तैयार किया था। और लास्ट में 1658, ये जो है 1658 ईस्वी आपका पहले से मैच करेगा, औरंगजेब का बनारस फरमान। तो ये जो है आपका 1658 ईस्वी में जो है वो हुआ था, औरंगजेब का बनारस फरमान। तो आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया, डी वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका बेहतरीन कि निम्नलिखित भारत जो फारसी के कवि हैं उनमें से किसे भारत का सादी कहा जाता है। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जो पर्टिकुलर नाम को लेकर के होते हैं। तो बताइए, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी जो है वो कहा जाता है। अमीर हसन, या फिर अमीर खुसरो, या फिर शेख अबुल फैजी, या फिर हुसैन सनाई। इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला ही अमीर हसन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अमीर हसन जो है ये बलबन जो है इसके काल के प्रसिद्ध जो है वो विद्वान थे, और फवायद उल फवाद इनकी जो है प्रसिद्ध रचना थी, फवायद उल फवाद। और अमीर हसन ए देहलवी जो हैं ये उच्च कोटि के गजल रचयिता के रूप में जाने जाते थे, और इन्हें भारत का सादी कहा जाता था। क्या कहते थे, भारत का सादी। अगला देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न। इनमें से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष जो है उसका हिस्सा जो है वो नहीं है, नहीं था। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर चोल बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में जो कन्नौज है उस पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां थी, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। इनके बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ जो लगभग 200 साल तक चला था, और इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत जो है वो गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ था। प्रश्न में पूछा था क्या इसका हिस्सा कौन नहीं है, तो चोल इसका हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिमुक निम्न वंशों में से किसका जो है वो संस्थापक था। चेर, चोल, पांडे, सातवाहन। बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। सिमुक निम्न राजवंश जो है इनमें से किसका संस्थापक जो है वो था। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सातवाहन यहां पर जो है बिल्कुल सही होगा। सिमुक जो है इसने 660 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी, और ये राजवंश आंध्र वंश और सातवाहन वंश दोनों ही नाम से जो है वो जाना जाता है। इस वंश की यानी सातवाहन वंश की एक विशेषता है कि सभी शासक हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे इसमें। और बाद में जब सातवाहन वंश की अगर राजधानी की बात करें तो शासक जो थे उन्होंने अपनी राजधानी अमरावती को जो है वो बनाया था।
पहली राजधानी गोदावरी निकट जो नदी का तट है उस पर प्रतिष्ठान नामक नगरी थी, परंतु आपको बाद की पता होना चाहिए, तो अमरावती जो है ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, 16 महाजनपद जो है उनका उल्लेख किसमें किया गया है? सभी मैंने नाम बताए थे, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो महाभारत, रामायण, अंगुत्तर निकाय या फिर ललित विस्तार, 16 महाजनपदों का उल्लेख इनमें से किसमें जो है वो किया गया है? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से, महाभारत, रामायण, अंगुत्तर निकाय या फिर ललित विस्तार में। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन अंगुत्तर निकाय बिल्कुल सही होगा। इनका उल्लेख हमें बौद्ध और जैन जो साहित्य है उनमें मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ जो है ये है आपका अंगुत्तर निकाय। इसमें इन 16 महाजनपदों का वर्णन है। 16 महाजनपद के नाम मैंने बताए थे, अंग या मगध, काशी, कौशल, वज्जी, चेदी, पांचाल, इस टाइप से करके हैं आपके टोटल 16। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 1892 आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन है वो पद्धति 1892 जो है इसमें आरंभ की गई थी, और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान भी जो है इसमें किया गया था। अगला है प्रश्न, आजाद हिंद फौज का पहला सेनापति कौन था? बढ़िया प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो बताइए, मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां, इस टाइप से 4 नाम है। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति जो है वो कौन था? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले सेनापति के रूप में कैप्टन मोहन सिंह थे, और इसके गठन का विचार जो है वो कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और भी ऐसे अलग अलग थे लोग जिन्होंने जो है वो दिया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 1942 में, 1942 में जो है वो हुआ था, और कैप्टन मोहन सिंह जो है इन्हीं को इसका पहला सेनापति भी जो है वो नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो है उसने जोर दिया। 4 ऑप्शन है, होम रूल, पूर्ण स्वराज, औपनिवेशिक स्वशासन या फिर प्रशासन में भारतीय जो है उनकी सही भागीदारी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन चारों में से सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो तारीख थी आपकी 31 दिसंबर 1929। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी थी लाहौर, इसमें जो है वो हुआ था, और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया गया था। आंसर आपका बी वाला पूर्ण स्वराज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। और पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू आपका सही होगा। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी जो है ये चुने गए थे। नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो है उनकी निर्णायक भूमिका जो है वो थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कहां हुई थी? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर। अच्छा प्रश्न है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? सन भी याद रखना है आपको कि 1928 में हुई थी। अब प्रश्न यहां से ये भी तो पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो कहां हुई थी? दिल्ली में आपका हुई थी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में हुई थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसका पहले नाम, इसको शॉर्ट में अगर आप बोलेंगे तो क्या था? HSRA, परंतु इसका पहले नाम HSRA नहीं था। पहले इसका नाम जो है वो HRA जो है वो था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये जो है इसका पहले नाम था, और बाद में इसका नाम जो है HSRA जो है वो पड़ गया।
और ये जो संगठन था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवाद की स्थापना करना जो है उद्देश्य था। अगला प्रश्न 10वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था कहां पर? अमरावती में, बेलगांव में, कराची में या फिर नागपुर में? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था वो कहां पर संपन्न हुआ था? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बेलगांव में जो है हुआ था, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसे महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने ही संबोधित किया था। और 1924 जो है इसमें संपन्न ये जो एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी जो है इनके द्वारा की गई थी। 11 नंबर प्रश्न है, आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा? बताना आपको यह है कि इसमें से कौन सा सही होगा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। तो जो आंग्ल अमेरिकन संस्कृति परिमंडल है इसमें केवल 2 देशों को शामिल किया गया है, कौन कौन से? एक आपका कनाडा है और एक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आपका आंसर पहला दूसरा वाला यानी कि ए वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल। पर एक चीज प्रश्न में ध्यान दीजिए, प्रश्न में नहीं पूछा गया है ना, तो आपका ये कैसे सही होगा? प्रश्न में नहीं पूछा गया तो नहीं में तो आपके मैक्सिको और क्यूबा आएगा, तो आपका आंसर 3 और 4 वाला डी वाला सही होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, प्रश्न में अगर पूछा जाए कि कौन कौन से हैं तब आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सही होगा, पर प्रश्न में नहीं पूछा गया है इसलिए मैक्सिको और क्यूबा वाला ये वाला जो है सही होगा। अच्छा प्रश्न है अगला 12 नंबर, टॉर्नेडो के बारे में पूछा गया है कि किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबद्ध करेंगे, मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, हिंद महासागर, यूएसए? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका पहले ही ऑप्शन यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी बिल्कुल सही होगा। और टॉर्नेडो के लिए जो आप विकास की बात करेंगे तो टॉर्नेडो का विकास अप्रैल से सितंबर तक जो है वो होता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में कौन सा भूतापीय शक्ति के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तमिलनाडु का पूर्वी तट, लद्दाख की पूगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र, महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा यानी कि तमिलनाडु जो है उसका पूर्वी तट आपका सही होगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ना कि उपयुक्त नहीं है, तो ये तमिलनाडु का पूर्वी घाट उपयुक्त नहीं है कौन कौन से उपयुक्त? तो लद्दाख की पूगा घाटी है। मणिकरण क्षेत्र की बात करें तो भारत में जो भूतापीय ऊर्जा है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला, ध्यान रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला जो है उसमें मणिकरण क्षेत्र आपका आता है, इससे प्राप्त की जाती है भूतापीय शक्ति। साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है इससे भी भूतापीय शक्ति प्राप्त होती है। तो ये नीचे वाले तीनों सही हैं, परंतु प्रश्न में नहीं पूछा गया था इसलिए ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है ब्रह्मपुत्र घाटी में, दामोदर घाटी में, गोदावरी घाटी में, महानदी घाटी में? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका दामोदर घाटी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दामोदर घाटी जो क्षेत्र है इससे भारत का 2/3 से अधिक कोयले का उत्खनन जो है रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये सभी जो प्रमुख नाम आपको देखने को मिलते हैं कोयला से संबंधित उनसे जो है वो किया जाता है। तो दामोदर घाटी आपका सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, इरडा नियमन करती है बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, फुटकर व्यापार का या फिर किसी का नहीं? तो बताइए क्या सही होगा। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को हम कहते हैं इरडा शॉर्ट फॉर्म में। तो जो मल्होत्रा समिति थी उसकी सिफारिश पर जो इरडा है इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 19 अप्रैल सन 2000 को, ये सन 2000 ईस्वी को एन रंगाचारी नाम था उनकी अध्यक्षता में किया गया था, एन रंगाचारी। और किससे संबंधित है ये? तो आपका बीमा कंपनियों से, बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए गठित की गई थी। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 नंबर की, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सबसे ज्यादा है? मणिपुर, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है, बाकी आप जानते हैं
कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल में है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें लगभग 94% जो है वो साक्षरता दर केरल में आपको देखने को मिलती है, और सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य जो है जिसमें 61.8% देखने को मिलती है। परंतु इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो मणिपुर आपका सही होगा, जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर है और वो लगभग 79.85% आपको देखने को मिलती है। पंजाब में यही परसेंटेज 76.68% है। असम में यही परसेंटेज जो है 72.2% है और मध्य प्रदेश में यही परसेंटेज 69.3% है। तो आपका मणिपुर यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या के लिए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपको एक सूची 2 दे रखी है, 1 दे रखी है और आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। कृषि, श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, नीचे इस टाइप से ऑप्शन भी दे रखे हैं 1 2 3 4 करके, इस टाइप से आपको आमने सामने बताने। तो कृषि, श्रमिक, सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ये 2001 फोर्थ वाले से मैच करेगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 से मैच करेगा। रोजगार गारंटी योजना ये कब आया, तो 1993 जो है इससे मैच करेगा। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ये आपका पहले वाले से मैच करेगा, यानी कि सन 2000 से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन 4 3 2 1 ये जो है आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले 4 था, फिर आपका 3, फिर 2, फिर लास्ट में 1। अगला 18 प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित जो है वो नहीं है। तेल शोधनशाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोई, एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र, ये 4 नाम आपको दे रखे हैं। आपको बताना क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने पहले कहा है जहां पर नहीं लिखा हो तुरंत उसको गोला बना लीजिए, कई बार नहीं दिखता है और वहीं गलत हो जाता है। आंसर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें उर्वरक संयंत्र जो है ये आपका लखनऊ में नहीं है, ये आपका गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। इसीलिए आपका यही वाला आंसर सही हो जाएगा, जो कि गलत दे रखा था। गोरखपुर जो है उसके अलावा आपका इलाहाबाद में भी है, इलाहाबाद के फूलपुर में जो है उर्वरक संयंत्र है, कानपुर में भी आपको देखने को मिलता है, बरेली में भी देखने को मिलता है, परंतु आपका लखनऊ में नहीं है। जबकि तेल जो शोधनशाला है ये आपका मथुरा में है, ये तो आपको एकदम पता ही होगा क्योंकि बहुत फेमस है। कालीन उद्योग भदोही और एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र, जिसमें से तेल शोधनशाला वाला ये आपका मथुरा वाला इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19 नंबर, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बताइए। दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कौन सा इनमें से सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1978 तक जो है वो थी। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसी में गरीबी उन्मूलन का नारा जो है वो दिया गया था। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिम बैंक, नाबार्ड बैंक या फिर बंधन बैंक। आसान सा प्रश्न है, नाम आपने अवश्य सुना होगा। तो बैंक कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित या उसको प्रोत्साहित कौन सा बैंक करता है, आंसर की बात करते हैं तो नाबार्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाम में ही रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, उसी से आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये देख लिया हमने 20 वाला। 21 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। मैंने कहा था 5-5 करके हम प्रश्न देखेंगे। अब देखिए 21 से 25 तक सब आपके प्रश्न संविधान पर आधारित होंगे, और वैसे भी संविधान पर हम काफी समय से आपको अच्छे प्रश्न करा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर बताएंगे। तो बताइए कि संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से जो है वो संबंधित है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो भाग 9A आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 6 आपका संघ की जो कार्यपालिका है उससे जो है वो संबंधित है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित है आपका भाग 6। और भाग 7 जो है ये आपका पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य से संबंधित है, और ये वाला भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी वाला सही होगा।
22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय ही नहीं है? उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। वर्तमान में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए सभी लोग कमेंट में, वर्तमान में टोटल कितने जो है वो उच्च न्यायालय हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका मिजोरम यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। आंसर की अब उसकी बात करते जो अभी हमने पूछा था कि भारत में वर्तमान में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसमें से उड़ीसा जो उच्च न्यायालय है इसका निर्माण 1948 में, सिक्किम जो है इसका 1975 में, हिमाचल प्रदेश जो है इसका 1971 में, इस टाइप से जो है वो किया गया था। मिजोरम में नहीं है। आंसर आपका मिजोरम यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल क्या है? केवल लोकसभा? बिल्कुल नहीं। केवल राज्यसभा? बिल्कुल नहीं। केवल लोकसभा और राज्यसभा? बिल्कुल नहीं, परंतु लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, डी वाला आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि संसद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? 79 अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। और इसी अनुच्छेद में भी कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और जो दो सदन है राज्यसभा और लोकसभा उससे मिलकर जो है वो बनेगी। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न 24 नंबर। स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न तक हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी। तो 24 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति, कौन सा इनमें से सही होगा? इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान के में जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इन्हीं की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक नया भाग जो कि भाग 4 का है ये अंतः स्थापित किया गया और भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का जो है इसमें मूल कर्तव्यों के संदर्भ में उपबंध किए गए हैं। और भारत में कि जो भी प्रत्येक नागरिक है उसका ये कर्तव्य होगा कि ये सब जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनको अपनाए, जैसे कि संविधान का पालन करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उसको हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे, देश की रक्षा करे और बहुत से ऐसे हैं जो आपके इसमें आ जाते हैं। देखते हैं हमारा फिर अगला और लास्ट प्रश्न। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है मूल कर्तव्य में सबसे आखिरी जो शामिल किया गया था 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो बालक हैं उनके माता पिता या संरक्षक जो है उनका कर्तव्य होगा कि बालकों को शिक्षा का अवसर दें। मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था सबसे लास्ट में, वो किस संविधान संशोधन से संबंधित था? तो वो आप एक बार दिमाग में रिवाइज कर लीजिए कि वो 86वें संविधान संशोधन 2002 जो है उससे जो है वो संबंधित था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो अभी तक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी आपकी मुख्य जो पदाधिकारी है उनके वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी जो आपकी है वो कुछ प्रमुख पद है उनके लिए शपथ और प्रतिज्ञान उससे संबंधित है। चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है और यही प्रश्न में पूछा गया था। तो आपका चौथी अनुसूची यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। पांचवी अनुसूची एससी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध किए गए। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि राज्य के जनजातीय क्षेत्र जो है उनके प्रशासन के विषय में उपबंध किए गए। तो आपका आंसर बी वाला यहाँ पर सही होगा। देखते हैं हमारा वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं तो इसके आगे के पोर्शन से आपका प्रश्न है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा
इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और ये प्रश्न आपका काफी बार रिपीट होता रहता है, ऐसा प्रश्न है जो तो आपको आता ही होना चाहिए। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की भी और शाम के 8 बजे जो लाइव टाइमिंग है वो आपकी पेट के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के लिए है, तो लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।